नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच उच्च शिक्षा और साहित्यिक विधा के नामचीन हस्ती सत्येंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद केशव जी। विशाल खबर में मैं पहली बार आया हूं और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सतना जैसे नगर में और शहर में एक इस तरह का संचार माध्यमों की जब बहुतायत हो रही है, उसमें सतना शहर में भी आपने इसको उसकी मुख्य धारा में लाके इसको अग्रणी बना दिया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ जी। सर, वर्तमान उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि डिग्रीधारी तो बहुत निकल रहे हैं और एक बेरोजगारों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है, लेकिन वो रोजगारोन्मुखी नहीं है। माने दयनीय स्थिति, बहुत उच्च शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति उच्च शिक्षा की न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक सी है। और केशव जी, ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है, बड़ा बुनियादी प्रश्न है। आपने कहा कि डिग्रीधारी बहुत निकल रहे हैं। यही बात गांधी जी ने 1909 में जी हिंद स्वराज जो उनकी पहली रचना है जी, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि हमें डिग्रीधारी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इस वर्तमान शिक्षा का विरोध किया था कि ये जो शिक्षा हम चला रहे हैं भारतवर्ष में, ये शिक्षा इसको हटाना चाहिए और इस शिक्षा को जो कौशल, जिसकी आज बात बहुत हो रही है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, ये बात बहुत पहले गांधी जी ने कही थी और चेताया था कि हमको हमारी जो शिक्षा है वो श्रम आधारित होनी चाहिए, कौशल आधारित होनी चाहिए। और डिग्री उन छात्रों को या उच्च शिक्षा में उन छात्रों को जाना चाहिए जो किसी भी क्षेत्र में एक विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सामान्यतया 11वीं 12वीं के बाद कौशल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज ये स्थिति ना होती। ये स्थितियां बन रही हैं। वर्ल्ड में फिनलैंड की शिक्षा को सबसे बेहतर, माने प्राथमिक शिक्षा को बेहतर माना जाता है। और वहाँ का जो मैंने पढ़ा या जो जाना कि वहाँ छोटे से बच्चे में ही वो चीज़ देख ली जाती है कि इसके अंदर किधर रुझान है, ये क्या करना चाहता है, और उसको उस हिसाब से शिक्षाएं। तो किसी ने कहा था कि अगर आपको फल अच्छे चाहिए तो आपको जड़ों में काम करना। जड़ों में बहुत मूलभूत बात। आज से कुछ वर्ष पहले जब बलराम जाखड़ जी यहाँ मध्य प्रदेश में कुलाधिपति होके आए, राज्यपाल होके आए, मैं भोपाल में संयोग से एक यात्रा में था और वहाँ मैंने एक अखबार में उनका एक इंटरव्यू पढ़ा कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि राज्यपाल जो है उच्च शिक्षा का ही कुलाधिपति होता है। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा कि आदरणीय, जब प्राथमिक शिक्षा की हालत ख़राब है, जब बुनियाद ही ख़राब है, तो आप उच्च शिक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने, मुझे आश्चर्य लगता है, अब आजकल राजनेताओं को पत्र का जवाब देने की स्थिति तो बनी नहीं, लेकिन 1 महीने बाद मुझे वहाँ से पत्र आया। मैंने उनको पत्र लिखा था, बहुत विस्तार से लिखा था। उनका 1 महीने बाद पत्र आया उनके निज सचिव का, और उन्होंने मुझे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया। और उनका आशय ये था कि ये व्यक्ति मिलेगा तो इससे बात करेंगे। और संयोग ऐसा हुआ कि मैं अपने स्वभाववश गया नहीं और 1.5 वर्ष तक वो प्रतीक्षा। मैं संयोगवश मैं इस प्रसंग को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, अगर प्राथमिक शिक्षा को ही हम ध्यान नहीं देंगे, उसका बुनियादी स्वरूप कितना कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप देख लें, आप कहीं भी अपने ज़िले में आज भी अगर आप थोड़ा दाएं बाएं देहात में निकल जाएं, ग्रामीण अंचल में निकल जाएं, तो शिक्षा बिल्कुल चौपट है। शिक्षा संस्थान खुल नहीं रहे हैं और वहाँ शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हैं। मैं फिर हिंद स्वराज में ले जाऊँगा। आप देखेंगे कि गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के चुनाव में हमें सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। और आज देश में हो क्या रहा है कि कलेक्टर के चुनाव में, एसपी के चुनाव में, या कि इंजीनियर के चुनाव में, इनको हम खुदा मान रहे हैं। और जिनको पीढ़ियां बनानी हैं, जिनको समाज बनाना है, जिनको समाज का निर्माण करना है, अगर नागरिक हम अच्छे नहीं बनाएंगे तो देश कैसे बन जाएगा। तो दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं को
और या कि जो नीति नियंता है उनको कतई इस दूर दूर तक इस बात का आभास नहीं है कि अगर आप शिक्षक अच्छे नहीं बनाएंगे तो समाज अच्छा बनने वाला नहीं है। इनको लगता है कि कोई मशीन ऐसी आएगी कि हम उसको जारी कर देंगे और सारा समाज एकदम सुसंस्कृत हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, या कि डंडे से हम समाज बना लेंगे, मिलिट्री से हम समाज बना लेंगे। समाज बनता है संस्कारों से और उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा को बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी आप देखें, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो और चाहे वो राज्य सरकारों का बजट हो, शिक्षा को बिल्कुल, जैसे राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था कि शिक्षा तो सड़क पर पड़ी हुई कुतिया है जिससे हर कोई एक लात मारकर आगे बढ़ जाता है। तो वो जो बात उन्होंने कही थी उससे कहीं आज की स्थिति भी बहुत भिन्न नहीं, जबकि राग दरबारी जो उपन्यास है आज से 25 साल पहले की रचना, 30 साल पहले की रचना है, लेकिन उन 30 सालों में स्थिति और बुरी हुई है, कहीं चढ़ाव या उन्नति की ओर कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। आपने राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है। अभी बीच में एक दिन बयान आया, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने कहा कि राजनीति अब सिर्फ सत्ता बनाने और बिगाड़ने की चीज़ हो गई है जी। और घिन छूटती है कि ऐसी राजनीति से लगता है संन्यास ले लें। हाँ, मैं निश्चित रूप से नितिन गडकरी जी को मैं बहुत जिम्मेदारी से, जब कभी उनके कोई बयान आते हैं तो मैं जिम्मेदारी से उसको देखता हूँ, क्योंकि वो एक बड़े जिम्मेदार मंत्री मुझे लगते हैं। अपने विभाग में कम से कम बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं, उनके मन में तमाम तरह की योजनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरे देश के जो लोग UPPSC या MPPSC या किसी प्रतिस्पर्धी या चयन परीक्षाओं में जो शामिल नहीं हो रहे हैं या जो शामिल हो रहे हैं उनको भले मंत्रिमंडल का याद हो, लेकिन अपनी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के आधार पे अगर कोई किसी मंत्री को याद कर रहा है तो मुझे लगता है शायद इकलौते मंत्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। नितिन गडकरी की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल जो रिजल्ट देने वाली, परिणाम मूलक है, इसमें दो राय नहीं। और जब ऐसा व्यक्ति कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसको हमें संज्ञान में लेना चाहिए और मैं इसको बड़ा शुभ संकेत मानता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई नकारात्मक बात कही है या राजनीति से हट जाने की बात कही है, इस राजनीति से घिन आने की बात कही है, ये बिल्कुल यथार्थ है। देखिए, सबको हमेशा हम गलत चीज़ों को भी अहोरूपम अहोध्वनि के रूप में लेते रहेंगे तो सुधार नहीं होगा। और ख़ासकर अगर सत्ता में जब जो धारा बहती है उसमें तमाम लोग प्रशंसा करने वाले ही मिलते हैं कि वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है, अगर हमें अच्छा देश बनाना है, स्वस्थ देश बनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है, तो नितिन गडकरी जैसे लोगों की आवश्यकता है जो ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो सत्ता पोषक जो व्यवस्था बन रही है, सत्ता जो प्रेमी जो व्यवस्था बन रही है, ये हमको कहीं ना कहीं अंधेरे कुएं में ले जाने वाली है। और इसलिए जो वर्तमान, जब वो सत्ताधारी दल के एक महत्वपूर्ण मंत्री होते हुए अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इस पर समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा सोचना चाहिए कि भाई एक वरिष्ठ मंत्री, और वो भी जिसकी ज़मीन, जिसकी पृष्ठभूमि RSS की हो। RSS माने एक सकारात्मक संगठन, जिसकी एक इमेज बनी हुई है कि भाई जिसने इस देश में इतने वर्षों में हमेशा सकारात्मक सोचा है, उसकी रचनात्मक गतिविधियां रही हैं। तो जिस आदमी की पृष्ठभूमि RSS की रही हो और RSS से होकर जो सत्ता में आया हो और फिर वो RSS के मुख्यालय से भी है, वो से भी नागपुर से, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि वर्तमान राजनीति से बड़ी निराशा हो रही है तो ये सोचने कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए ये निराशा के भाव पैदा हुए? अब उनके अंदर की गतिविधियां क्या हैं ये तो वो गडकरी जी ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब ये बात, क्योंकि राजनेता बहुत सारी बातें जितना कहते हैं उससे 75% 80% बातें ये लोग पी जाते हैं। अगर मैं तो कभी अगर इस रूप में कहूँ कि ये शंकर जी तो तमाम अमृत और विष को सब उन्होंने एक साथ
किया था। लेकिन ये लोग जो गंदगी होती है और जिस गंदगी से इनके स्वार्थ सधते हैं उसको ये पी जाते हैं ये लोग। लेकिन अगर वो बात उन्होंने कही है तो इसका मतलब वो छलक रहा है और दर्द जो है उनकी जो पीड़ा है और वो सामने आ रही है। जो दुष्यंत जी की बात है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, तो इसको किसी को व्यक्तिगत आलोचना से नहीं लेना चाहिए। गांधी जी ने भी सचेत किया था जब देश आज़ाद हुआ कि अब इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर सत्ताधारी दल को ये के महत्वपूर्ण व्यक्ति को ये चिंता है तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी अब आप देखें ये ऐसा, यानी ऐसा तो किसी प्रजातंत्र में नहीं देखा गया कि किसी मंत्री के किसी करीबी के यहाँ आधा अरब रुपया मिले, यानी 50 करोड़ रुपया छापे में मिले। तो और केशव जी ये समझिए आप कि वो तो छापा उनके यहाँ पड़ा इसलिए मिला, लेकिन मेरी ये मान्यता है कि देश भर के जो सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, जो विधायक या जो सांसद रह चुके हैं, उनमें 50% ऐसे होंगे जिनके यहाँ ये मुद्रा मिलना सामान्य बात है। बस फर्क इतना है कि जब इसकी सरकार होती है छापे उनके यहाँ ना पड़ के दूसरों के यहाँ पड़। मैं वही कहने वाला था कि अभी जो मतलब कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि ईडी का काम ही जो है वो इस समय सिर्फ सरकार बनाना है। जैसे महाराष्ट्र में इतना ईडी के छापे पड़े कि शिवसेना के विधायक डर के एकनाथ शिंदे के साथ हो गए कि भाई अब ईडी से बचाओ नहीं तो ये मैंने मामला गड़बड़। केशव जी, जयपुर में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमना जी ने जो बात कही है वो बहुत मायने रखती है। और जब किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बात कहे, उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो विपक्ष है उसको नष्ट किया जा रहा है, ये और प्रतिपक्ष अगर नष्ट हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। तो ये बात अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है और ऐसा चीफ जस्टिस जिसकी इमेज बहुत साफ सुथरी, बहुत शानदार है, बहुत निष्कलंक है, तो कहीं ना कहीं बात तो है, कहीं ना कहीं ऐसा तो चल रहा है। भाई रातों रात लोग आते हैं जिसको हम कल तक कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो ऐसे लगता है जैसे वो एक अच्छी सी साबुन होती है, मैंने उसके सारे दाग धुल गए। आप देखिए कि चाहे पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा हो, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठता है एक तो सत्ता का एक सा चरित्र होता है। अब आप देखिए कि हम तो इन्हीं संस्कारों को लेके बड़े हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी हमारा सपना थी। क्यों? क्योंकि हम सुनते आए थे कि चाल, चरित्र और चिंतन, इन तीनों में एक अलग तरह की पार्टी है। तो हमने तो अपना जीवन ही इन्हीं सपनों में, इन्हीं आदर्शों में, इन्हीं को देखते हुए कि ऐसा कब आएगा। जब अटल जी की सरकार एक बोर्ड से गिरी थी तो जिन लोगों को बहुत गहरा आघात लगा था उनमें एक मैं भी था। लेकिन मुश्किल ये है कि क्या आपको लगता है कि अटल जी एक सदस्य नहीं खरीद सकते थे? बहुत आसान था, जहां देश में सब कुछ बिक रहा हो, बहुत आसान था। लेकिन मूल्य की बात होती है, तो ये जो मूल्य की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और ये जो मूल्य होता है ये बहुत लंबा संदेश देता है। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ केशव जी। बहुत अच्छी बात धर्मवीर भारती ने अंधा युग में लिखी है कि जिस दिन ये अवतरित हुआ अंधा युग धरती पर, टूटता नहीं ये हर क्षण गहराता है, हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं, हर क्षण गहरा अंधियारा होता जाता है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण बात कि जो टूट गई मर्यादा उसको दोनों पक्षों ने ही तोड़ा है। कौरवों ने, पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसको दोनों पक्षों ने ही तोड़ा है। कौरवों ने कुछ कम, पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। तो मेरे कहने का आशय ये है कि राजनीति में जब तक पारदर्शिता
और आचरण की पवित्रता नहीं होगी। जो आग्रह पुराने हमारे राजनीतिज्ञों का था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था, और विशेषकर शास्त्री जी जैसे, सरदार पटेल हैं, शास्त्री जी हैं। मैं तो आश्चर्य लगता है केशव जी, जब मैं इनकी जीवनियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये किस धातु के बने रहे होंगे। यानी सरदार पटेल जब मृत्यु हुई तो उनकी बेटी जो थी, वो जो 30 लाख रुपया या कितना रखा हुआ था, क्योंकि कोषाध्यक्ष के नाते वो गई और पंडित नेहरू को उसने सौंप दिया एक तौलिया में बांध के कि ये राशि है जो। तो शास्त्री जी का यही हाल था। तो इवन गुलजारी लाल नंदा जो इंदिरा जी के बाद के प्रधानमंत्री हुए थे, तो ऐसे लोगों का जो आचरण है, देखिए महाजनों एन गता सा पंथा, हमारे यहाँ जो भारतीय आदर्श है, जो भारतीय हमारे संस्कार हैं, जो हमारी भारतीय ज़मीन है, जो नेतृत्व करेगा, जैसा नेता होगा वैसी प्रजा होगी, वैसा प्रजा का आचरण होगा। और इसीलिए जब शास्त्री जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और मैं मुझे लगता है 6वीं 7वीं का विद्यार्थी रहा होऊंगा, और कहीं उधर कटनी ज़िले में कहीं पढ़ता था मैं, तब कटनी ज़िला नहीं बना था। तो उन्होंने वो जब पाकिस्तान से युद्ध हो गया तो, और अनाज की कमी थी, गेहूं की कमी थी, तो उन्होंने एक वक्त उपवास की बात कही थी। आपको आश्चर्य होगा कि उस सुदूर अंचल में, और जब वहाँ मेरे माता पिता भी नहीं थे, वहाँ मैं किसी व्यक्ति के साथ रह के पढ़ रहा था, लेकिन उस समय के जो नेतृत्व था, उस समय के जो नेता थे, उनकी प्रेरणा इतनी गहरी होती थी कि सुदूर अंचल में उस 11 वर्ष के बच्चे को भी ये संदेश जाता है कि भाई तुम अगर एक टाइम का उपवास करोगे तो वो अनाज देश के लिए सुरक्षित होगा। तो ये जो भावना है, ये भावना जो जन्मती है वो हमारे नेतृत्व से जन्मती है। तो नेतृत्व जितना उज्जवल होगा, जितना पारदर्शी होगा, जितना साफ सुथरा होगा और जितना सादगी भरा और भोला होगा, आप उसको चतुरता से नहीं चला सकते। चतुरता बहुत चलने वाली ये अभिनय नहीं है, ये 3 घंटे का अभिनय नहीं, फिल्म का अभिनय नहीं है कि 5 वर्षीय चल गया और दूसरा 5 वर्षीय चल गया। तो क्योंकि आज की दुनिया में इतना सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है, तो इसलिए, और प्रजातंत्र तो बहुत नाजुक चीज़ है जिसको चलाने के लिए हमें बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छे किस्म के लोग चाहिए, बहुत चरित्रवान लोग चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। आपने कांग्रेस को भी बहुत नज़दीक से देखा, कांग्रेस के लोगों को भी बहुत नज़दीक से देखा, आरएसएस के लोगों को भी बहुत नज़दीक से देखा, और भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को बहुत नज़दीक से देखा। और आपने कहा अभी कि हम तो मैंने सपना देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा युग आएगा जहाँ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी, बदलेंगी। मैं भी ये महसूस करता हूँ, मैंने भी आरएसएस को बहुत करीब से देखा, और आरएसएस के बहुत सारे लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं अच्छे पदों पे, अच्छे ओहदों पे, और एक जिम्मेदार नागरिक की और जिम्मेदार पदों की भूमिका में है। कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर नज़र आया आपको? कहीं कुछ अंतर नज़र आता है? जो पहले कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है जो पहले की कांग्रेस थी वो वर्तमान की भाजपा है। मैंने आपसे भी कहा कि सत्ता का एक सचरित्र होता है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक उम्मीद लगाया था, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी में दूर से अटल जी को देखा था और बहुत निकट से कुशाभाऊ ठाकरे जी को देखा था। और मैं सिर्फ कांग्रेस के निकट नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी के निकट नहीं रहा, मैंने तो समाजवादियों के भी मैंने विंध्य प्रदेश में जमुना प्रसाद शास्त्री जी को देखा, ये जो तिवारी जी थे सीधी के, जिन्होंने बेवकूफ़ी के 40 ना समझी के 40 वर्ष लिखा, जिन्होंने बिरला ने जब वो उसमें रॉयल्टी बढ़ा दी थी, बिरला की इन्होंने रॉयल्टी बढ़ा दी थी, चंद्र प्रताप तिवारी। तो ये जो समाजवादियों का जो पूरा एक समूह था, जो भाई राम मनोहर लोहिया जी का सबसे पसंदीदा केंद्र विंध्य प्रदेश था, वो चेहरा से लेकर रीवा से लेकर, और रीवा में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा किया था जिसमें जगदीश चंद्र जोशी थे, श्रीनिवास तिवारी थे, अब्दुल खालिक बच्चा थे, और जिसमें यमुना प्रसाद शास्त्री थे। तो ये सब इनका आप आदर्श देखिए, इनके जीवन जीने का तरीका देखिए। लेकिन और कांग्रेस का जहाँ तक संबंध है, तो मेरे पिताजी विशुद्ध कांग्रेसी थे, इंदिरा जी से उनके खत किताबत के संबंध थे, और इंदिरा जी को वो रणचंडी और दुर्गा मानते थे। लेकिन मैं तो उपजा पूत कबीर का बूढ़ा
बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। मैं उनके घर में भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होके उनने निकला, क्योंकि मुझे लगा कि उन्हें इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था वो व्यक्ति पोषक मामला था और देश को उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई और मुझे लगा कि भारतीय जनता, लेकिन जब सत्ता के निकट जाके देखा मैंने, आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सपनों की आकांक्षाओं की पार्टी थी, एक 370 कोट छोड़ के, मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान सत्ता को कि आपने ये जो खेल चल रखा था 70 साल से जो खेल चल रहा था कश्मीर को लेके, उसमें 370 का जो बड़ा दृढ़ और निर्णायक जो इन्होंने दिखाया, ये बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशंसनीय मामला है। लेकिन इसके अलावा जो सारा मामला है वो मुझे कहीं कांग्रेस से और इनके काम और रीति नीति में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फिर मुझको यही लगता है कि तब मैं यही सोचने को विवश हो जाता हूँ कि सत्ता होती है, चाहे वो किन्हीं लोगों के हाथों में जाए। कम से कम मैं अभी तो यही वो रख रहा हूँ कि अभी कोई चरित्र में मुझको की फर्क नजर नहीं आया। हाँ, शुरुआत में जब 92 में इन लोगों की सरकार थी, मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार थी, वो थोड़ा कार्यप्रणाली मुझे थोड़ा भिन्न लगी थी। उसमें थोड़ा आचरण की दृढ़ता भी दिखी थी, उसमें साफ सफाइयत भी दिखी थी, उसमें ईमानदारी भी दिखी थी, उसमें पारदर्शिता भी दिखी थी। लेकिन जैसे जैसे सत्ता के साथ इनकी गलबैयाँ ज़्यादा हो गई, वैसे वैसे इनके साथ सत्ता की जो तमाम विसंगतियाँ हैं, विद्रूपताएँ हैं, वो अब आप देखिए, अब मतलब आप दुनिया देख रही है कि दल बदल जब 1969 में कांग्रेस को तोड़ के और गोविंद नारायण सिंह जी ने जो समृद्ध सरकार बनाई, तो केशव जी मैं विद्यार्थी था और हमारे यहाँ उत्सव हुआ 15 अगस्त का, और उसके नए शिक्षा मंत्री हेतराम दुबे जो पन्ना के ही थे वो आए वहाँ। तो मैंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बापू सुन ले ये पैगाम मेरी चिट्ठी तेरे नाम, नेता हो गए दल बदलू देश की नेता हो गए दल बदलू देश की हालत हुई ख़राब, और तेरे पूत बिगड़ गए बापू दारू बंदी हुई बहाल, है ना। तो ये गीत फिल्म का गीत था, ये सुनाया मैंने। तो रामहित जी समृद्ध सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनको बहुत बुरा लगा, हेतराम जी को। लेकिन जो एसपी थे, तो जब सब लोग नाश्ता करने अंदर चले गए तो एसपी थे वहाँ एक सरदार जी, मैं उनका इस समय नाम अचानक भूल रहा हूँ जी, उन्होंने मुझे यूं गोद में उठाया और गोद में उठा के कहा कि, तो उसके बाद उनको गुनौर जाना था, आगे की यात्रा थी, और फिर मुझे वो गुनौर तक ले गए। फिर गुनौर से उन्होंने मुझे फिर से गांव मुझे वापस कराया। कहने का आशय मेरा ये है कि उस अवस्था में जो मेरी नासमझी की अवस्था थी, जो मेरी बाल्यावस्था थी, जो लड़कों ही की अवस्था थी, लेकिन ये बात थी मेरे दिमाग में कि दल बदल करके ये जिन्होंने सरकार बनाई है, ये भ्रष्ट आचरण है, ये गंदा आचरण है, ये इनको नहीं करना चाहिए। अगर आपको सरकार बनानी थी तो आप जनता से पूछते और जनमत लेके नया लेके आते। अब आप देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे राजस्थान का होते होते नहीं हुआ वाला मामला हो, कोई कर्नाटक में हो, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, कल हम कांग्रेस के इसीलिए विरोधी थे, हम जन्मजात इसीलिए विरोधी हो गए कि कांग्रेस का ये आचरण हमको अच्छा नहीं लगता था, और ये आचरण अंततोगत्वा प्रजातंत्र के लिए अशुभ का संकेत है। और कम से कम हमारा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन आएगी उस दिन ये सब नौटंकियाँ बंद होंगी। अब आप क्या सोचते हैं कि शिंदे का जो सुनते हैं कि 80-87 लाख रुपया इतने लोगों को लेकर के वहाँ एक दिन का, जहाँ वो असम में रुके थे, वहाँ एक दिन का खर्च, ये पैसा कहाँ से आता है? ये अर्पिता चटर्जी के यहाँ ही पैसा नहीं है। आखिरकार वो पैसा भी तो कहीं न कहीं सत्ताधारी दलों के पास भी रहा होगा, तभी तो मैनेज हुआ इतना। तो ये मेरा ख्याल है। सिंधिया जी के विधायक अगर कर्नाटक में हैं जी, वहाँ जाकर के रुकते हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं, और फिर विधायकों के खर्च, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
भाई कोई सामान्य खर्च तो है नहीं। ये ठीक नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। और प्रजातंत्र, मैंने शुरू में आपसे कहा कि प्रजातंत्र के अलावा और बेहतर व्यवस्था कोई हो नहीं सकती। और अगर प्रजातंत्र की बेहतर व्यवस्था है तो ये बड़ी नाजुक चीज़ है। जैसे प्रेम बड़ा नाजुक प्रसंग होता है, प्रेम से ज़्यादा कोई नाजुक चीज़ है नहीं। वो रिश्ता पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, ईश्वर का और भक्त का हो, मंदिर का और पुजारी का हो, अगर वो प्रेम दो में है तो ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। और इसी तरह से प्रजातंत्र की जो पद्धतियां हैं, जो व्यवस्था है, जो संचालन है, वो अभी हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम तरह के शब्द निकाल दिए कि ये साहब निकम्मा संसदीय भाषा है और अमुक असंस। आप कितने शब्दों को निकालोगे भाई? शब्द तो अस्तित्व में है, शब्द तो समाज में है, शब्द तो शब्दकोश में है। शब्दकोश से निकालने की आवश्यकता नहीं है, संसदीय प्रणाली से निकालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो सांसद हैं उनके आचरण में सुधार हो, उनकी भाषा की मर्यादा बने। आप देखें कि भाषा की मर्यादा ही नहीं, पूरे भाषा की मर्यादा होगी कैसे? जब आप टिकट बांटते हैं तो उस समय नंगे लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली बलात्कारी हत्यारों को आप टिकट देते हैं, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संसद में इनकी भाषा जो होगी वह शालीन और संस्कारित और सभ्य होगी? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? तो निकम्मा भी बोलेंगे, वो तो वहाँ जाके गाली भी देंगे। देखिए अब आप गाली देखिए केशव जी, जो खेल के जो मानदंड हैं जी, वो ऐसे बना रखे हैं इन लोगों ने कि उसमें कोई एक तीसरा व्यक्ति जो पैसा जिसके पास नहीं है लेकिन जनसमूह है। आज आप अन्ना हजारे को देख लीजिए। अन्ना हजारे ने एक बार कहा था, अन्ना हजारे जी ने एक बार ये कहा, जब उनसे कहा गया बार बार कि भाई आप सिर्फ ये अनशन कर देते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, आप खुद क्यों नहीं सत्ता में आते? तब उन्होंने कहा था कि सत्ता में हम कैसे आ सकते हैं, हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि चुनाव जो जीत रहे हैं वो लूट करने वाले लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, और चुनाव लूटा जाता है, पैसे से लूटा जाता है, उसको खरीदा जाता है, और मैं ये काम नहीं कर सकता। ये अन्ना हजारे जी का साक्षात्कार था, वक्तव्य था। तो कहने का आशय ये है मेरा कि इन्होंने जो खेल के नियम बना रखे हैं वो ऐसे ही नियम बना रखे हैं कि उसमें पैसे की चलेगी, उसमें धनबल, बाहुबल और जितने तरह के बल हो सकते हैं, दबाव बल, वो उसी तरह के लोग। जैसे अभी एक चर्चा चली कि जो सीनियर सिटीजन थे उनको रेलवे में छूट मिलती थी, वो छूट खत्म कर दी। छूट खत्म कर, ये ठीक है। अगर आप छूट खत्म कर रहे हो तो सिर्फ छूट माने इस देश का जो नौकरी कर रहा है उसकी पेंशन आप खत्म कर रहे हो, जो गरीब आदमी है उसकी आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, सब खत्म कर दीजिए। लेकिन जब आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, छूट खत्म कर रहे हैं, सुविधाएं खत्म कर रहे हैं, तो ये नेताओं की छूट और नेताओं की सुविधाएं आप क्यों नहीं खत्म? आप देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, आप सारी जगह आर्थिक अनुशासन के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। पेंशन को मैंने अभी जाना कि पेंशन जो अभी 15 की या किसके बाद की नियुक्तियां हो रही हैं, उनकी पेंशन का ये हालत है कि उनकी पेंशन को बाजार की मुद्रा से इस तरह जोड़ दिया गया है कि अगर उनका संचय मान लीजिए 36,000 बनता है, तो वो अगर वो बाजार घटा है उस समय, तो वो जाकर के मतलब उनको नुकसान में जाना पड़ सकता है। वो हो सकता है बाद में उनको 2,000 ही रुपये मिले, और कहिए अगर बाजार बहुत गिरा हो तो वो भी ना मिले। हाँ, बाजार के सूचकांक से जोड़ दिया गया। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, देश को आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता है। आपने सामरिक क्षेत्र में बहुत पैसा खर्च कर रखा है, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई कहीं भी राजनीतिज्ञों को, ये जो इंदिरा जी ने प्रीपर्स को ख़त्म करके हमने कहा वाह वाह वाह, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हमने कहा वाह वाह वाह। अब आप दुर्भाग्य ये देखिए कि वो बैंकों का राजाओं का प्रीपर्स तो आपने ख़त्म कर दिया, और घर घर में आपने राजा बना दिया। आपने जो एमएलए बनाए, एक बार वो एमएलए हुआ, चाहे 2 दिन के लिए एमएलए हो, पेंशन जीवन भर के लिए। कुछ जगह तो ये स्थिति है कि कोई 3 बार एमएलए है तो 3 बार पेंशन मिल रही है, 3 पेंशन मिल रही। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैंने तो 3 बार लोन लिया बैंक से नौकरी करते हुए, अपना मकान बनवाने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए, ऐसा 3 बार मैंने लोन लिया।
और मैंने ये देखा कि बैंक का जो लोन जब मैंने लिया तो उसमें जमानतदार देने के लिए बहुत पुख्ता आदमी मुझे जुटाने पड़े। एक बार तो मैंने गोल्ड लोन लिया अपनी बहन से और तमाम लोगों से गोल्ड लेके उसमें दिया, तब जाके मुझे कुछ पैसा मिला, और उसकी ब्याज की रफ्तार बहुत तेज़ रही। आज करोड़ों रुपया लोन ले रहे हैं लोग, और ऐसी क्या वजह होती है, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो दूसरा कौन सा मोदी है, वो ये सारे लोग जो हैं, और इन पर कोई बंदिश नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने मैंने अभी एक दिन सुन रहा था मैं कि बैंक से किसी व्यक्ति ने, कोई बड़ी पार्टी है, कि इतने 78 करोड़ या कितने का कर्जा लिया, और कर्जा लेने के बाद उसने किसी सत्ताधारी पार्टी को मतलब वो कर्जा लेता है और यहाँ से कर्जा उसका राइट ऑफ होता है, यानी वो कर्जा देने लायक नहीं, ये दिवालिया हो गया, सरकार ने उसको राइट ऑफ कर दिया, और वही व्यक्ति जाके सत्ताधारी पार्टी को चंदा देता है। तो ये गणित मेरी समझ में नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है, यानी हम अपने ही घर में डाका डाल रहे हैं। तो इस यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो पारदर्शिता नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो और चाहे वो प्रतिपक्षी दल हो, ये जब तक पारदर्शिता नहीं होगी इन लोगों के खातों में कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और वो पैसा जो आने की जड़ें हैं, तो ये जिस तरीके से अभी आपको तमाम शिकायतें हैं जी, एक बात कही जाती है कि ये जो शिकायत करने वाला वर्ग है, जिसको पढ़ा लिखा वर्ग कह लें या संपन्न वर्ग कह लें, ये टीवी के कैमरों के सामने या कैमरों के सामने बैठ करके जिरह और बहस खूब करता है, लेकिन जब सरकार बदलने का वक्त आता है तो ये वोट डालने ही नहीं जाता, और हल्ला सबसे ज़्यादा यही मचाता है। ये केशव जी बड़ी गंभीर बात है और बड़ा बुनियादी प्रश्न है कि आखिरकार जब असहमति और असंतोष इतना है, और हम जानते हैं कि रीति खराब चल रही है, तो बदलिए बार बार सरकार की बात क्यों नहीं होती। लोहिया जी कहते थे बदलिए बार बार सरकार। उसकी वजह एक तो ये है जो आपने कहा कि जो वर्ग ये सोचता है, जो समझता है चीज़ों को, हाँ, कि जो सारी चीज़ों को समझ रहा है वो वोट डालने नहीं जाता, और जो बिकाऊ है, जो एक बोतल दारू, एक कंबल और एक पायल और एक साड़ी में बिक जाता है, वो वोट डालता है। दूसरी बात में वही कह रहा था कि ये आप देखिए कि अजीब बात है कि जो व्यक्ति सोचता है, जो समझता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, विकास का सही अर्थ क्या है, देश और समाज का विकास कैसे होगा, और विकास की मूलभूत स्वरूप क्या है, मूलभूत प्रारूप क्या है उसका, गांव का विकास कैसे हो, गांव की खेती कैसे बचे, इन सारी बातों पर जो आदमी गंभीरता से सोचता है, दूर तक सोचता है, तो वो तो वोट डालने नहीं जा रहा। और सरकार ने अभी एक बड़ा अजीब मैंने देखा एक दिन अखबार की हेडिंग कि अब जो सत्ताधारी पार्टी है यानी भाजपा, अब वो लोगों को मुफ्त वादा नहीं करेगी। अरे भाई ये हम तो कभी जब जयललिता ने घर घर में टीवी, साड़ियाँ, फलाना धिकाना दिलवाना शुरू किया वोट के खातिर, तो हमें बड़ी कोफ्त होती थी, गुस्सा आती थी कि हमारा पैसा यानी देश का पैसा आप दे के और वोट खरीद रहे हो। लेकिन हम एकदम सोचे बैठे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तब शायद हमारे सपनों की सरकार आएगी कि एक पैसा मुफ्त में नहीं होगा। आज तो हमने सुना कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो लड्डू छीन लिया कांग्रेस ने, औरतों को जो प्रसव में जो लड्डू दिया जाता है, यानी सरकार लड्डू भी बांट रही है, प्रसव भी करा रही है और लड्डू भी बांट रही है। ये समाज, ये सरकार के दायित्व क्या है? सरकार को अपने दायित्व का ही बोध नहीं है। आप देखिए, मैं बहुत उसके साथ कहता हूँ, हम सोचते थे कि आप जब सत्ता में आएंगे तो हज का जो पैसा है, आप देखिए जब बात होनी चाहिए तो विराट रूप में, व्यापक रूप में होनी चाहिए। आप हज का पैसा क्यों देंगे भाई? आप हज को जाने वालों को सब्सिडी क्यों देंगे? और अगर हज को सब्सिडी नहीं देंगे तो आप फिर ये तीर्थ यात्रा बंद कराइए। केशव जी, मैं गांव का व्यक्ति हूँ और हमारे बाप दादे पुरखे जब जाते थे तीर्थ यात्रा में तो जीवन भर की जो संचित निधि थी, एक एक पैसा
और फिर जाते थे बद्रीनाथ, फलाना ढिकाना, इस तरह से यात्रा करते थे। और तय नहीं होता था कि लौट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए सारे लोग गांव के सिवान में जाकर के चंदन टीका लगा के, माला पहना के उनकी विदाई करते थे। अगर आप अपना पैसा लगा के धर्म यात्रा करते हैं तो समझ में आता है। हाँ। मैं व्यक्तिशः योगी आदित्यनाथ जी का बहुत प्रशंसक हूँ। व्यक्तिगत जीवन में, ईमानदारी में, उनके चरित्र में और उनकी कार्यकुशलता में, उनकी कर्मठता में, उनके अनुशासन में, और एकला चलो बहुत। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कांवड़ियों के लिए आपने वो प्रासाद बना रखे हैं बड़े बड़े, और उसमें आप उनको और हेलीकॉप्टर से उनकी फूल वर्षा कर रहे हैं। ये क्या बात है भाई? देखिए, धर्म निरपेक्षता आपने कह तो दी, या संप्रदाय निरपेक्षता, ये साधारण बात नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क हैं जहाँ तरह तरह के विविध तरह के धर्मावलंबी या संप्रदायावलंबी बात रहते हैं। तो हमको अगर दृढ़ता से बात करनी है तो हमको फिर समान नागरिक संहिता की ओर जाना चाहिए। मैं तो मोदी जी से बड़ी उम्मीद रखता था, और मुझे लगता था ये जो फुनगियों पे बात हो रही है ना, आज वो NSA छोड़ दिया, कहीं कुछ छोड़ दिया, ये सब मामले मुझको समझ में नहीं आते। मुझे लगता है ये सब राजनीति के मुद्दे हैं। अन्यथा सबसे पहले समान नागरिक संहिता, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि हमारी एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कम से कम 3 बार इस तरह का साफ साफ निर्देश दिया है कि हमारी कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। और कॉमन सिविल कोड की अगर बात आ जाती ना, तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये अपने आप खत्म हो जाते। लेकिन आप वो कांवड़ियों पर फूल वर्षा कर रहे हैं, भैया आप क्या इसको दिखाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये किसी भी एक ऐसे देश में जो बहुत शिक्षित, संस्कारित, विकासशील, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी का जो बड़ा नया युग जो आ रहा है, उसमें हमको मनुष्यता की बात करनी चाहिए, भारतीयता की बात करनी चाहिए, और एक ऐसा भारत बनाना चाहिए जहाँ सिर्फ मनुष्य हों। और हाँ, मैं खुद एक सनातन धर्मी व्यक्ति हूँ। मैं आपको बताऊँ केशव जी, आप तो पत्रकार हैं और आप बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो सन 30 में 32 में या 31 में मारे गए, बहुत कम उम्र में 40-41 साल की उम्र में मारे गए, सांप्रदायिक दंगे में मारे गए, कानपुर में मारे गए। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि भाई ये जो हो रहा है, ये इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, ये एक बड़ी दुर्घटना है। यानी वो स्वयं भारतीयता के पक्षधर थे। उनके कार्यालय में जब वो कानपुर, एक प्रसंग लिखा है उनकी जीवनी में कि शिवदत्त शास्त्री एक बिहार के एक बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है। उसमें लिखा कि जब वो अपने अखबार के कार्यालय में बैठे थे तो ये पहुँचे जनगणना वाले, तो उसमें कॉलम था कि आपका धर्म क्या है। तो वो पशुपेश में बढ़ गए, जबकि बड़े धार्मिक और रामचरितमानस और गीता के पंडित थे वो। तो पशुपेश में पड़ गए। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि भाई बताइए यार क्या लिखे इसमें, धर्म में क्या लिखे? तो उसने कहा सनातन। अरे बोले वाह, तो वो उचक गए प्रसन्नता से, बोले वाह सनातन। तो मैं तो सनातन धर्मावलंबी हूँ, जो परंपराएं ऋषियों मुनियों और हजारों वर्षों से हमारे यहाँ चली आ रही, मैं तो उसका धर्मावलंबी हूँ। और जब उसका धर्मावलंबी हूँ तो मेरे अंदर एक भारतीय नागरिक होने का बोध है। और इसीलिए मैं ऐसी सरकार, जैसे अटल जी का है, अटल जी के जो दिलो दिमाग में जो कल्पना थी, एक विराट नागरिक की कल्पना थी, एक भारतीय नागरिक की कल्पना थी। हमें ऐसा नागरिक बनाना है, और ऐसा नागरिक बनाने के लिए हमको इस तरह की छोटी छोटी जो गलतियां हम कर रहे हैं, इनसे बचना होगा। हमारे लिए कांवड़िया फिर प्रमुख नहीं है, हमारे लिए सब एक से हैं। अगर हम अपने लोगों को बनारस भेज रहे हैं, काशी भेज रहे हैं और दूसरी जगह यात्रा करने के लिए भेज रहे हैं, ये क्यों? ये कौन सा खर्च है? ये किस तरह का विकास हो रहा है? तो
तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर हम जो हज जाने वाले लोग हैं उनका हम खर्चा कम करें। आपको तो दोनों बातें, हमको तो विकास का, देखिए विकास के लिए सबसे बड़ा काम है केशव जी शिक्षा का। अगर आपको अच्छा देश बनाना है, अच्छा राष्ट्र बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, वो स्कूल अच्छे बनाने, स्कूल अच्छे बनाएं और हम संसाधन अच्छे दें। और कंप्यूटर का युग है, जब अच्छे हमारे वाचनालय अच्छे हों, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षक अच्छे हों, शिक्षक का चयन छन्नी लगाकर हो कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है जो शिक्षा देने जा रहा है, नहीं तो पीढ़ियाँ खराब करेगा। तो शिक्षा पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो मुख्य बुनियादी चीज़ है। तो ये एक विडंबना है जीवन की। तो बहुत बहुत धन्यवाद।